गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर गाइडेंस वंस अगेन। तो आज हम लोग देखेंगे 50 जीके के क्वेश्चंस को। वेस्ट बंगाल कांस्टेबल जो 2021 का एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर को, ऐसे कुछ ही दिन बाद में इसका एग्जाम होगा। जीके एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए हम लोग देखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो इस वीडियो में जितने भी मैंने जीके के क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एग्जाम ही है, और ये एग्जाम हुआ था 2018 में वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का। तो अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा सोचता है कि कोई एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जाम अब आने वाला एग्जाम में फ्यूचर में नहीं आएगा, तो बहुत गलत धारणा है उसका। क्वेश्चंस तो हूबहू रिपीट भी होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, और साथ ही साथ मैं जब इस जीके को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो उस एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा और मोर इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आपका बड़ा काम का होगा, नॉट ओनली फॉर दिस वेरी डब्ल्यूबी कांस्टेबल एग्जामिनेशन, बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी वो वैल्यूएबल होगा। सो इसको पूरा देखिए आप, और मैं कहूँगा कि आप इसको पेन पेपर के साथ देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसका जानकारी आपको नहीं रहेगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दिखेगा 3। ये सीरियल नंबर इसलिए दिखेगा 3, आपको मिसमैच दिखेगा दोस्तों। डू नॉट पे अटेंशन ऑन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रथम फीफा विश्व कप कत साले अनुष्ठित होइछिलो? प्रथम फीफा विश्व कप कौन साल में अनुष्ठित भएको थियो? करेक्ट आंसर होगा 1930। सवाल था कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल से रिलेटेड है वो कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था दोस्तों। अब ये क्वेश्चन 2018 में क्यों आया था मालूम है? क्योंकि 2018 में हम लोग का लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? रशिया में। क्योंकि उस साल का ये बहुत बड़ा न्यूज़ था करंट अफेयर के लिए, इसीलिए क्वेश्चन को पूछता है। करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पूछ सकता है। तो हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? यानी कि एवरी 4 ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 को। तो आपको वेन्यू पूछ सकता है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये आपको पूछ सकता है। तो ये होगा आपका दोहा में। दोहा एक सिटी है, कतर नामक एक गल्फ कंट्री है ना, वहीं का एक सिटी का नाम है दोहा। तो ये कतर में होगा या दोहा में होगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। और उसके बाद फिर से 2026 में होगा नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये होगा यूएसए में, और यूएसए के साथ में भी नॉर्थ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज़ है वो सब कुछ कंट्रीज़ मिलके इसको होस्ट करने वाले, जैसे कनाडा, मैक्सिको, ये सारे कंट्री ज्वाइंटली इसको होस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, 2018 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें विनर आपको पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक तो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने का है, तो ये पूछ सकता है। तो विनर था फ्रांस, बहुत शानदार खेल हुआ था, और रनर अप था क्रोएशिया। ये क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, इसलिए इसको आप याद रखो। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आज तक फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन सा टीम है? तो वो टीम है ब्राज़ील का दोस्तों। ये भी बात आप याद रखो, ब्राज़ील का टीम सबसे ज़्यादा, यानी कि 5 टाइम्स अभी तक जीता है। ठीक है। ब्राज़ील वैसे भी फुटबॉल की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त एक टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो कौन सा क्रॉप है, यानी फसल है, जो नाइट्रोजन को मिट्टी में एनरिच करता है, यानी बढ़ाता है, यानी कि नाइट्रोजन का परिमाण जो रहता है उसमें वृद्धि करता है, बढ़ाता है। तो ये मटर का जो फसल होता है ना, पेज, तो ये नाइट्रोजन के परिमाण को सोइल में, मिट्टी में बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में बीन मिलेगा, बीन्स, तो भी आंसर होगा। बीन्स हुआ, मटर हुआ, ये सब नाइट्रोजन को एनरिच करता है, बढ़ाता है मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ 3 होगा। बोल रहा है कि पाल वंश कोथाय राजत्व करेछिलो? पाल वंश कहाँ शासन कर रहा था, ये क्वेश्चन है। तो पाल वंश शासन करता था बंगाल में और बिहार में, बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में ये लोग का शासन था, बंगाल और बिहार। तो ऑप्शन में देखो बिहार है, तो ऑप्शन बिहार होगा, ऑप्शन सी। बंगाल भी रहता तो बंगाल होता, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा, डिफरेंट ऑप्शंस में। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल वंश? तो ये भी हमको पूछ सकता है कि पाल डिनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर था गोपाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, दूसरा, पाल वंश का सबसे ताकतवर किंग था धर्मपाल नाम का एक राजा, और धर्मपाल 2 बातों के लिए बड़ा फेमस हुआ। एक, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था इसने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर यही था। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको रिवाइव करने का काम भी यही किया था, यानी जीवित करने का काम, यानी कि वो रिपेयर किया था एक तरह से, समझ लीजिए। तो ये धर्मपाल के बारे में भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ऑलरेडी, तो आप इस सबको नोट कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, बंगाल में
इस्लाम का आगमन, मुस्लिम लोगों का आगमन इसी पाल वंश के टाइम में ही हुआ था, क्योंकि पाल डिनेस्टी लोग का संबंध था, ट्रेडिंग संबंध था, व्यापार कर रहे थे गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो उस टाइम में ही इस्लाम का यहाँ पर आगमन हो चुका था, लगभग 750 AD के आसपास में ये वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का संख्या कितना है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में दूसरे बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा गया है ऑलरेडी। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रमुख ऑर्गन है, तो इसमें परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। तो आपको 5 मेंबर्स का नाम याद रखना है। तो 5 मेंबर्स कौन कौन है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एक तो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद में चाइना है, उसके बाद में रशिया है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम यानी UK या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड है। तो ये 5 परमानेंट सदस्य हैं दोस्तों। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। अच्छा, UNO जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन डे कब था, तो यानी कि कब इसको सेटअप किया गया था, फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रीडा शिक्षकेर कोच देर सर्वोच्च पुरस्कार कौनटी, यानी कि जो कोच को देने वाला जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में द्रोणाचार्य, जो इंडियन हिंदू माइथोलॉजी है उसमें द्रोणाचार्य कौन था मालूम है ना, अर्जुन का कोच हुआ करता था, इसीलिए पांडव लोगों का कोच हुआ करता था, इसीलिए कोच के रूप में इसी के नाम से रखा गया है पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए होता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार भी खिलाड़ियों के लिए होता है, और कालिदास सम्मान ये साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज छिलो, कंप्यूटर का फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, ये था फोर्ट्रान। ठीक, ये सब चीज़ों को याद रखो आप, ये कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अच्छा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का इन्वेंटर कौन था। कंप्यूटर का इन्वेंटर था चार्ल्स बेबेज नाम का एक वैज्ञानिक। चार्ल्स बेबेज नाम का एक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली प्राचीन नाम की छिलो, दिल्ली का ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली, दिल्ली को पुराना नाम क्या थियो, तो इसका पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। अच्छा, पाटलिपुत्र भी किसी का पुराना नाम है, अभी तो पाटलिपुत्र नहीं है, पटना का था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सका है, तो इसको आप याद रखो, जो राजधानी है अभी बिहार का, तो पहले पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था मगध साम्राज्य का, तो नया नाम इसका मॉडर्न नेम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोणती ताप हीट परिमापेर एकक, यानी कि जो हीट है, ताप है, उसका यूनिट क्या है, किस यूनिट में ताप को मापा जाता है, तो ये जूल में मापा जाता है। न्यूटन तो हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट है, बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जहाज जो इंटरनेशनल डेटलाइन होता है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, उसको पश्चिम से पूरब की तरफ क्रॉस करता है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, एवटा जहाज ले अंतर्राष्ट्रीय मिति तिथि होना चाहिए, आई थिंक, व्हाटएवर, पश्चिम देखी पूर्व पट्टी पार करे त्यो, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक दिन अगाड़ी जान छा, एक दिन उसका वो अहेड चला जाएगा, एक दिन, जब भी अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन का वैल्यू पूछ सकता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है दोस्तों ये। ठीक है, दूसरा, ये ठीक ऑपोजिट है 0 डिग्री मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री, जो ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि लंदन का एक शहर ग्रीनविच, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी है, वहाँ से गुजरता है वो, तो उसके ठीक ऑपोजिट में है ये, और ये एक जिगजैग लाइन है इस तरह करके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, क्योंकि ये किसी कंट्री से अगर गुजरेगा तो फिर उसका डेट, एक ही कंट्री में 2-2 डेट होने लगेगा, तो सब गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए उसको जिगजैग रखा गया, पैसिफिक ओशन की तरफ से निकलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के प्रतिष्ठा कोरे छिलेन, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य सेन। यहाँ टिक लगाए, उस पर ध्यान मत देना। सूर्य सेन को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछता है ये, मास्टर दा के नाम से भी इतिहास में इनको जाना जाता है, मास्टर दा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज नोन एज मास्टर दा इन इंडियन हिस्ट्री, मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता है, सूर्य सेन को। इतिहास में बड़ा नाम है इनका, इंडियन हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल में। सूर्य सेन दरअसल प्रोफेशन से एक मास्टर जी थे, यानी कि टीचर थे, इसलिए उनको मास्टर दा कहते हैं। तो उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। क्यों किया था थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल 1930s के आसपास में चिटगांव, जो आज ही एक शहर है बांग्लादेश का, तो वहाँ चिटगांव को लिबरेट करने के लिए, यानी कि वहाँ से जो ब्रिटिश लोग थे उनको भगाने के लिए
चिटगांव का आज़ादी कराने के लिए इन्होंने एक आर्मी का गठन किया था। बहुत लंबे समय तक तो नहीं चला ये आर्मी, बाद में भंग हो गया, तो उसी का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इस काम में चिटगांव आर्मी रेड आपको मालूम है 1930 में ही हुआ था, 1930 में। और इस काम में, इस आर्मी में इनका वुमेन, जो यंग वुमेन था ना, वो लोग बड़ा साथ दिया था। तो कभी कभी बल्कि WBCS प्रीवियस क्वेश्चन, मेंस में ये क्वेश्चन आया था कि वुमेन्स का कुछ नाम दे दिया गया था और बोला था कि कौन सा वुमेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि सूर्य सेन ने जो संगठन बनाया था उनका मेंबरशिप था। तो कल्पना दत्ता एक नाम याद रखो। उसके बाद में बीना दास और भी था, जैसे कि प्रतिलता वेडेडर। तो ये सब कुछ नाम है, फेमस नाम, जो वुमेन लोगों में से मास्टर दा का सहयोगी में से एक था। अच्छा, आर्मी का अगर बात आता है तो एक और आर्मी को आप लोग याद रखा है कि नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज से भी नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका गठन किसने किया था? बहुत जन ये समझता है कि इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नहीं, नो सर जी, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, बल्कि रास बिहारी बोस ने किया था। और रास बिहारी बोस से भी पहले जो कैप्टन मोहन सिंह था ना, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शंस में क्या मिलता है। सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाला था आकर और इसको सुचारू रूप से चलाया था, लेकिन फाउंडेशन तो पहले ही हो चुका था इंडियन नेशनल आर्मी का विदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्राचीन वर्ण पर्वतमाला होलो, मतलब माउंटेन रेंज का बात कर रहा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो ये होगा अरावली इसका करेक्ट आंसर। ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया का सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन में से एक है अरावली। अच्छा, अरावली का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ये WBCS में आया था एग्जाम में। तो अरावली का रेंज है दिल्ली से पालमपुर तक, पालमपुर गुजरात में पड़ेगा। ये रेंज है, फैला हुआ है, मतलब यानी कि 3 स्टेट में टोटल हो जाता है। एक है हरियाणा, उसके बाद में गुजरात समझ लेते हैं, और राजस्थान, और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली। ये 4 प्लेसेस में, 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी इसमें फैला हुआ है। अच्छा, राजस्थान वाला पार्ट में जो अरावली पड़ता है ना, उसी में इसका सबसे हाईएस्ट पीक भी है। माउंट आबू आप लोग सुने हैं, दिलवाड़ा का टेम्पल, जैन टेम्पल फेमस वहाँ का, वहीं पर अवस्थित है। तो उसमें सबसे हाईएस्ट पीक अगर बात किया जाएगा अरावली का, तो उसका नाम है गुरु शिखर। सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से कभी ना कभी। ये राजस्थान में पड़ता है गुरु शिखर। ठीक है, हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस देश को मुद्रा के हो, यानी कि रशिया मुद्रा की, मुद्रा यानी कि करेंसी की बात कर रहा है, तो ये रूबल है। इंग्लिश में इस तरह से होता है स्पेलिंग, ROUBLE, रूबल। अच्छा, रियाल कहाँ का है? ये तो जानते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री ज़्यादातर रियाल, जैसे कि सऊदी अरब, सऊदी रियाल बोलते हैं, ओमान, ईरान, यमन, ये सब रियाल व्यवहार करते हैं। जैसे सऊदी अरब के करेंसी को क्या कहते हैं? सऊदी रियाल कहते हैं, ओमान को ओमानी रियाल, ईरानियन रियाल। अच्छा, कीना भी किसी कंट्री का करेंसी है, मुद्रा है। कहाँ का है मालूम है? तो यह है पपुआ न्यू गिना, कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिना, GUINEA। गुइना मत पढ़ना, गिना पढ़ते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद भी यूरो, यूरो कहाँ का करेंसी है? तो यूरो किसी पर्टिकुलर देश का करेंसी नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन एक संघ है। इसमें लगभग 27 कंट्रीज एट प्रेजेंट में है। इंग्लैंड तो कल परसों ही निकल गया, लास्ट ईयर ही, ब्रेजिट जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश एग्जिट। तो इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्री लोगों का ये संगठन है। उसी संगठन का ये करेंसी है, यानी कि वो कंट्री लोग जो इसके सदस्य हैं वो सब यूरो करेंसी को व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कापड़ काचार सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा होलो। तो वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं है, ऑप्शन ए में देखिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। तो ये होगा करेक्ट आंसर। सोडियम कार्बोनेट अगर अलग से रहता, हाइड्रेटेड ना रहे, तब भी उसको हम लोग टिक लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका जुड़वा भाई जैसा है, वो भी पूछता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, याद कैसे रखोगे? देखो, बाई बी है, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी एक लेटर आता है बी, और बेकिंग में भी बी लेटर आता है, वॉशिंग सोडा में नहीं आता। अक्सर लोग स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए यूज करते हैं। तो आप इस ट्रिक से याद रखो, बी को याद रखो। कोई भी ट्रिक बना सकते हो, अगर आप बिना ट्रिक का याद रख सकते हो तो बेटर है। हर चीज़ के लिए कुछ बना लीजिए तो याद, कन्फ्यूजन कम रहता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ का 33 है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ और आया होगा। खैर, यहाँ पर क्या कह रहा है? सम्राट अकबर ले जीते को कुन जगह लाई स्मरण करना बुलंद दरवाजा निर्माण करेगा थे। यानी कि जो बुलंद दरवाजा है, सम्राट अकबर ने इसको निर्माण किया था। ये बुलंद दरवाजा सम्राट अकबर किसके याद में किया था? यानी कि वो क्या किया था? गुजरात विजय किया था उस वक्त में। गुजरात
विक्ट्री के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। अच्छा, और क्या किया था 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण सम्राट अकबर ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश त्याग करेছিলেন, यानी कि किस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के चले गए थे? 1941 में। यहीं से तो जाके वो फिर रशिया बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान होते हुए निकल गया जर्मनी में हिटलर से भी मिला, और वहाँ से आने के बाद में आज़ाद हिंद फौज के गठन में इसका अपना योगदान दिया था, और इसने आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोहिंग्या कथाकार आदिवासी। रोहिंग्या कहाँ का आदिवासी लोग हैं? तो ये म्यांमार, इसका नाम बर्मा भी है, दूसरा नाम म्यांमार का है, और इसमें ज़्यादातर मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे। तो म्यांमार में एक स्टेट है जिसका नाम है रखाइन, वही रखाइन स्टेट से ये लोग बिलोंग करते हैं, म्यांमार के। ये क्वेश्चन मिससेलेनियस वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका था, रखाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 1928 साले बारदोली सत्याग्रह आंदोलन नेता के छिलेन। देखो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली मूवमेंट भी कहते हैं। तो इसका नेता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट जो सरदार का उसको लक़ब मिला है ना, उपाधि मिला है, ये इसी बारदोली सत्याग्रह में ही वहाँ के औरतों लोग दिया था। हुआ क्या था दरअसल, 1928 से पहले बारिश नहीं होने के कारण उपज कम हुआ वहाँ के किसान। बारदोली दरअसल एक जगह का नाम है, गुजरात में ये जगह है। तो उपज ठीक से नहीं हुआ, और उसी साल अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर सत्याग्रह चलाया, और सक्सेसफुल भी हुआ। लास्ट में टैक्स को उन लोगों को कम करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। तो इस तरह से वहाँ के औरतें किसान खुश होने का, मतलब चूँकि सक्सेसफुल हुआ उनका ये आंदोलन, तो इसीलिए उनको सरदार का उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया, या कब दिया, या कौन सा आंदोलन से रिलेटेड था? तो बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह आप लोग याद रखोगे, ये हुआ था 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तल दिए को कौन बैक्टीरिया मानव जाति को निम्न उपकारी होना चाहिए, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिट है, यानी कि लाभकारी है? तो ये लैक्टोबैसिलस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, और बैक्टीरियस का काम क्या है दरअसल, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा प्रतिष्ठा के, यानी कि आत्मीय सभा को किसने फाउंडेशन किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का भी स्थापना यही किया था। अच्छा, एक और सवाल बता दे रहा हूँ, राजा राम मोहन राय का राजा का उपाधि, जिस तरह से हम लोग इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल में सरदार का उपाधि कोई दिया था, उसी तरह राजा राम मोहन राय को भी राजा का उपाधि किसी और ने दिया था। ये दिया था अकबर II ने। अकबर वो वाला अकबर नहीं है, हाँ, हुमायूं का बेटा वाला, ये औरंगजेब वगैरह के मैंने लेटर मुगल किंग्स में से एक थे, ये अकबर II ने दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम में, या नोट कर लो। दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखा था, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण एक बुक है जिसका राइटर दीनबंधु मित्र, तो माइकल मधुसूदन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा, ऑप्शन डी में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ, और इसी बुक में उन्होंने जो वंदे मातरम हम लोग का नेशनल सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, इसी बुक में वंदे मातरम कविता या गीत को भी लिखा था आनंद मठ में। अच्छा, आनंद मठ किससे रिलेटेड है, क्या सब्जेक्ट मैटर है? तो वहाँ सन्यासी रिवोल्ट का बात है। उसी तरह से नील दर्पण, नील वर्ड तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इंडिगो जो नील की खेती होता था उसके बारे में है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया राजधानी की, क्रोएशिया का राजधानी क्या है? देखो ये क्वेश्चन को पूछ दिया। ये क्वेश्चन को पता है क्यों पूछा? क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा ना, शायद पहला ही क्वेश्चन था हम लोग का आज का सेशन का, कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और रशिया में ये खेल हुआ था। तो फ्रांस विनर हुआ था और क्रोएशिया रनर अप हुआ था। क्रोएशिया हार गया था, बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन मैंने देखा था वो मैच। तो चूंकि ये करंट अफेयर्स में इसका मेंशन था, ये चल रहा था करंट अफेयर में क्रोएशिया का बात बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसका राजधानी पूछ दिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है कमीशन एग्जामिनर, कि जो न्यूज़ में रहता है ना उससे रिलेटेड कुछ कुछ जीके बना के पूछा जाता है। तो क्रोएशिया का राजधानी दरअसल होगा जाग्रेब। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जाग्रेब क्रोएशिया का राजधानी है। अच्छा, तिराना भी कहीं का राजधानी है। सभी ऑप्शंस में जो भी दिया है ना, सभी कहीं ना कहीं का राजधानी है। तिराना है अल्बानिया का, ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ। और लापाज राजधानी है आपका बोलिविया का। और हेलसिंकी तो मालूम है आपको, हेलसिंकी लगभग लोगों को मालूम है, फिनलैंड का राजधानी है।
तो ये सब कुछ राजधानी, ये सबको याद रखो। राजधानी हुआ, करेंसी हुआ, मतलब जो करंट अफेयर में जो कंट्री ज़्यादा चर्चा में रहता है ना, तो उसके बारे में आप डिटेल जान के रखो। जीके में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है तो कौन है, करेंसी का नाम क्या है, और भी उसके बारे में कुछ खास बात है, तो वो सब चीज़ को आप पढ़ के रखो। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय 2018 साले मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार लाभ करें? तो ये किया था सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी। सोनम वांगचुक कौन है मालूम है? और रमन मैग्सेसे अवार्ड इसका पूरा नाम है दरअसल। और ये कौन देता है रमन मैग्सेसे अवार्ड? ये देता है फिलीपाइंस कंट्री देता है। फिलीपाइन नामक जो कंट्री है, एक टापू वाला आइलैंड है, वही कंट्री इसको देता है। और इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि विच अवार्ड इज नोन एज नोबेल ऑफ एशिया या एशियाज नोबेल, तो आंसर होगा रमन मैग्सेसे। सोनम वांगचुक के बारे में जानते हैं? बहुत कोई जानते होंगे, लेकिन नाम शायद नहीं मालूम होगा। 3 इडियट्स मूवी देखे, आमिर खान का बहुत बढ़िया फिल्म है एजुकेशन के ऊपर में। वहाँ पर जो फुनसुक वांगडू लास्ट में जो दिखाया गया है कि नाम, वही है सोनम वांगचुक। उसी के आधा लाइफ स्टोरी पर थोड़ा बेस्ड है वो मूवी, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उसी पर लाइफ बेस्ड है। ये लद्दाख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, टेलीविजन आविष्कारक के छिलेन, यानी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था JL बियर्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता कत साले प्रतिष्ठा होइछिल? मेडिकल कॉलेज कलकत्ता पर कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1835, ये होगा करेक्ट आंसर। दरअसल 1833 में चार्टर एक्ट आया था एक, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, चार्टर एक्ट 1833। इसी के तहत रिकमेंडेशन किया गया था, तो फिर 1835 में कॉलेज का स्थापना किया गया था, मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था। और इसी एक्ट में इंग्लिश को, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था मीडियम बनाने के लिए इंग्लिश का। और इस चार्टर एक्ट का सबसे बड़ा बात, खास बात अगर बात करें तो गवर्नर जनरल जो बंगाल था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका नामकरण चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और वो पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब क्वेश्चंस को आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रयोग होता है? तो सीली पॉइंट। सीली पॉइंट क्रिकेट में प्रयोग होता है। दरअसल बैट्समैन के सामने एकदम करीब में एक फील्डिंग रहता है, उसी को बोलते हैं सीली पॉइंट। अच्छा, ये सब भी किसी ना किसी खेल का टर्म है। जैसे अगर बात करें स्नैच का, तो स्नैच वेट लिफ्टिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नाचर प्रचलन कोथा देखा जाए? माने गरबा जो डांस होता है ये किस स्टेट में देखा जाता है इसका? तो ये होता है गुजरात में। गुजरात में गरबा डांस कहते हैं, जो डांडिया लेके खेलते हैं ना, उस तरह का ही कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देश संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करे? कि कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? जैसे हम लोग अभी जाना था एशिया का नोबेल, यानी कि रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस गवर्नमेंट देता है, उसी तरह कौन देश नोबेल पुरस्कार देता है, यह है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन देता है, ठीक है, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है? ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत चांसेस है एग्जाम में आने का। भारतेर जातीय पताका नक्शा के तैयारी करी छिलेन? भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको नक्शा उसने डिजाइन किसने किया था? तो ये पिंगाली वेंकैया नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलो नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जानना क्या है, सभी तो जानते हैं ना? नहीं, जो एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। देखो रेशियो में अगर बात करें ब्रेथ और लेंथ का, तो ये होता है 2:3। ब्रेथ 2 होता है और लेंथ होता है 3, ये यूनिट में रहता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया? ठीक है, कब इसको अपनाया गया? तो नेशनल फ्लैग को अपनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी कोथाटी किसर साथ है? ये तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन पूछ दिया है एक तरह से जीके मिला के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरी या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, शब्द को संग्रह, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं इसको शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल दिए को कौन प्रस्ताव में संविधान सभा नियुक्त भाग थी? देखो अभी अभी मैंने बात किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किसके द्वारा हुआ था ये कहना चाह रहा है। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था एक, और ये आया था 1946 में। ठीक है, जिसका चेयरमैन था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस का चेयरमैन था, और दूसरा था A.V. अलेक्जेंडर थे। उसके बाद में स्टेफर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन इसी के नाम पर बना था। ये 3 मेंबर्स थे, जिसमें
चेयरमैन या प्रेसिडेंट जिसको चेयर किया था हेड, वो पैथिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, सिटी ऑफ पैलेस काके बोला है, यानी कि महलों का शहर, तो ये कोलकाता को बोला जाता है भाई, ये तो आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनलीनेस सर्वे अनुसार वर्तमान भारतवर्षेर सबसे परिच्छन्न शहर हलो, यानी कि सबसे साफ सुथरा, क्लीनलीनेस में सबसे फर्स्ट रैंक पाने वाला शहर कौन सा है, तो ये इंदौर है, एमपी का। इंदौर कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये अभी भी है, कई सालों से 1 नंबर पर पायदान पर ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर। बोल रहा है कि ढाका अनुशीलन समिति 1905 साल में कसले संस्था स्थापना गरेको थियो, जो अनुशीलन समिति बना था ढाका में 1905 में, तो उसका संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुलिन बिहारी दास, ढाका में करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अस्थायी गवेषणा केंद्र यानी कि परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कोथाय अवस्थित, तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। अंटार्कटिका अगर ऑप्शन में ना मिलेगा ना तो साउथ पोल मिल सकता है आपको, साउथ पोल का रीजन पढ़ाता है वो, यानी कि नीचे ये पृथ्वी है ना, नीचे वाला पार्ट, ये तो नॉर्थ पोल है, ये आर्कटिक रीजन है और ये अंटार्कटिक रीजन है, तो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, परमानेंट रिसर्च सेंटर इसके अलावा और भी है, जैसे कि भारती है, मैत्री है, तो ये सब याद रखो आप लोग, तो ये मैत्री हुआ, भारती हुआ और दक्षिण गंगोत्री हुआ। दक्षिण गंगोत्री हालांकि अभी फंक्शनल तो शायद नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, तो अंटार्कटिका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान और जगत सोलर सिस्टम शीतलतम ग्रह यानी कोल्डेस्ट प्लैनेट कौनटा, तो ये नेपच्यून होगा, जो सबसे दूर होगा वही कोल्डेस्ट होगा, जो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो नेपच्यून होगा इसका करेक्ट आंसर। यह है कोल्डेस्ट प्लैनेट। आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाएगा हॉटेस्ट प्लैनेट का बात, यानी कि सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस। ऐसा मत समझो कि बुध होगा, क्योंकि बुध ग्रह मरकरी सबसे नज़दीक है ना, वेनस है, शुक्र ग्रह। हॉटेस्ट भी बोलेंगे, ब्राइटेस्ट भी बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत सारा नाम है, और इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन यानी कि पृथ्वी का जुड़वा, ये भी कहा जाता है, क्योंकि उसका साइज वाइज वगैरह पृथ्वी जैसा मैच है। नेक्स्ट 38 पैरेलल, जो 38 पैरेलल है ये किस किस दो कंट्री को अलग करता है, यानी कि बाउंड्री लाइन है ये एक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक, अच्छा, भारत और पाकिस्तान, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जानना ही चाहिए एज एन इंजीनियर। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाला बाउंड्री लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। और भी कुछ एग्जाम में आता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि 49th पैरेलल, यहाँ पर 38 है ना क्वेश्चन में, 49th पैरेलल लाइन, ये दो कंट्री को अलग करता है, और वो दोनों कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कनाडा। अच्छा, एक और है 17th पैरेलल, 17वां, ये अलग करता है जर्मनी को और साथ में पोलैंड। अच्छा, और कुछ जानने वाला लायक, अच्छा, भारत और पाकिस्तान बोल रहा है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान अभी न्यूज़ में बहुत है, इसलिए इसको याद रखो आप। तालिबान के बाद में अफ़गानिस्तान तो दुनिया का एकदम हॉट न्यूज वाला कंट्री बन गया है ना, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी बॉर्डर के बारे में पूछता है, वो है डूरंड लाइन, ये याद रखो। अच्छा, एक और ख़ास बात बता दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है ना डूरंड लाइन किस दो कंट्री को डिवाइड करता है, तो ऑप्शन में अगर पाकिस्तान ना रहता ना, भारत और अफगानिस्तान भी आप टिक कर सकते हो। बल्कि WBCS में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा बाउंड्री लाइन है, तो उसका भी आंसर डूरंड लाइन होगा। लेकिन एट प्रेजेंट मॉडर्न में भारत और अफगानिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो फिर भारत और अफगानिस्तान में कैसे हो गया? दरअसल जब डूरंड लाइन खींचा गया था ना, उस वक्त पाकिस्तान का तो जन्म भी नहीं हुआ था ना, वो तो भारत का हिस्सा था। इसीलिए कमीशन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह का डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसेर वेग मापार जोन्नो नॉटिकल माइल प्रति घंटा व्यवहार करा है, यानी कि जो नॉटिकल माइल व्यवहार होता है यह किसके लिए व्यवहार होता है, किसका वेग मापने के लिए? बुलेट ट्रेन, जहाज, तो ये जहाज होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा। शिप्स लोगों का जो वेग मापते हैं ना, तो नॉटिकल माइल से मापा जाता है समंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है? भारत में निर्माण भएको प्रथम औद्योगिक रोबोट को नाम क्या हो? औद्योगिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम क्या है? तो ये था ब्रावो, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ब्रावो इसका पहला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक कथाटी
किसर साथे जुक्त हो। हाइड्रोपोनिक जो बात है ये किससे रिलेटेड है, तो ये माटी छाड़ा गाछेर प्रतिपालन, यह होगा करेक्ट आंसर। यानी कि बिना सोयल का क्या करते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल है, ये बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि मिट्टी के बिना ही प्लांट्स लोगों को बढ़ाने का काम जो करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान को संभावित प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनीतिक दल को नाम के हो। अब ये क्वेश्चन को पता है क्यों पूछा, क्योंकि 2018 में ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज़ में था। तो इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब तो बन चुका है, यहाँ संभावित बोला है, उस वक्त नहीं बना हुआ था। तो उसका पार्टी का नाम क्या है, तो उसका पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, ऑप्शन बी। अच्छा, आपसे एक सवाल बहुत चांसेस से पूछा जा सकता है, अगर ये पार्टी जैसा ही नाम आएगा तो जो बाइडेन का पार्टी का नाम क्या है ये पूछ सकता है, या डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। दोनों बंदे को जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। यूएसए के प्रेसिडेंट है अभी फिलहाल, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। तो जो बाइडेन का पार्टी का नाम बल्कि आया भी था एग्जाम में, तो इसको पूछा जा सकता है। तो इसका पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। समझ में आ गया। तो याद रखो, डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है जो बाइडेन, जो यूएस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपोलियन काके बोला है, यानी कि भारत को नेपोलियन किसको कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं, और ये ऐसा कहने वाला हिस्टोरियन कौन था मालूम है, वी.ए. स्मिथ। ये भी पूछता है एग्जाम में, वी.ए. स्मिथ ने कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को। अच्छा, समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक और चीज़ आप याद रखो, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, अब तो नया नाम प्रयाग प्रशस्ति बोलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिसेन। पूछता है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखा था, ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था हरिसेन, ठीक, जिसमें क्या बात किया प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में वो समुद्रगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका विक्ट्रीज वगैरह का बात किया है। नेक्स्ट, पाथर पंचाली रचयिता के, पाथर पंचाली का लेखक कौन है, तो पाथर पंचाली का लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। याद ही रखो, ये तो स्टैटिक जीके है, कुछ उपाय नहीं, याद करने का करना ही पड़ेगा। बोल रहा है कि बंगलाए प्रथम क्या बोल रहा है यहाँ पर, मुद्रण खाना, यही शायद होगा बंगला में, आई एम नॉट गुड इन बंगाली। प्रिंटिंग प्रेस कोथाय स्थापित होइछिलो, तो फर्स्ट बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कहाँ हुआ था, ये हुआ था हुगली में। तो ये हुगली इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जोहानेस गुटेनबर्ग ने, ये जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, इसी ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राणी पश्चिम बंग राज्यर प्रतीक, स्टेट सिंबल, पश्चिम बंग का स्टेट सिंबल वेस्ट बंगाल का पूछ दिया है डायरेक्टली, तो ये होगा फिशिंग कैट। एनिमल ही पूछा है ना, प्राणी, हाँ, फिशिंग कैट इसका करेक्ट आंसर होगा। मलाह बिरालो नेपाली में कहते हैं, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, मैं कुछ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड तमाम एग्जाम में आने वाले जीके को आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखो, ठीक है। इसको अच्छे से अपने खाता किताब में, नोटबुक में नोट कर लो। एरिया में बता रहा हूँ पहले, पश्चिम बंगाल का एरिया कितना है, तो ये है 88,752 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक में बता रहा हूँ, ठीक है। ये है 4th रैंक, ये WBCS में आया था प्री में एक बार एक क्वेश्चन। और ये मैं जो भी डाटा दे रहा हूँ ना, ये 2011 का सेंसस के हिसाब से डाटा है। ये डाटा चेंज हो जाएगा क्योंकि 2021 में सेंसस होने वाला है, कोरोना के चलते लेट हो रहा है, तो जब होगा तो नया डाटा आ जाएगा। अब तक के लिए यही माना जाएगा। डेंसिटी पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल का डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी इसका है 1029 स्क्वायर मीटर, ठीक। उसके बाद में सेक्स रेशियो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेस्ट बंगाल का सेक्स रेशियो कितना है, तो वेस्ट बंगाल का सेक्स रेशियो है 950, यानी कि 1000 लड़कों में 950 लड़कियां हैं। उसके बाद पूछ सकता है लिटरेसी रेट, वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट कितना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है 76.26%। ये सब डेटा को आप लोग याद रखो। ये डेटा 2011 का है दोस्तों, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका डेटा है। 2021 में भी सेंसस हो जाएगा तो ये डेटा थोड़ा थोड़ा बदली हो जाएगा। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण को निम्ति कुन जिनिस प्राय व्यवहार हुन्छ,
यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में इनमें से कौन सा एसिड व्यवहार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजोइक एसिड। ठीक, बेंजोइक एसिड व्यवहार करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, फूड को, खाना को फ्रेश रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो जो एसिड दिया गया ना वो सब किसी न किसी फल में मिलता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछता है जैसे टार्टरिक एसिड किस फल में पाया जाता है? तो ये मिलता है टमारिन में, और जो रॉ ग्रेप्स होते हैं उसमें भी मिलता है ये। टमारिन यानी कि इमली में, और ग्रेप्स यानी कि जानते हैं अंगूर में, जो कच्चा अंगूर रहता है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली ये। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने तभी बता दिया था, बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। खाने वाला जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं, और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बोलते हैं, और बाइकार्बोनेट लगा देंगे तो वो बेकिंग सोडा होगा। अच्छा, ये तो हो गया सी। अच्छा, यहाँ पर और दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो विनेगर में मिलता है, सिरका जिसको बोलते हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछता है। अच्छा, और कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। सिट्रिक एसिड, साइंस का ये क्वेश्चन, बायो साइंस का। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लेमन है, उसके बाद में ऑरेंज है, ये सब फलों में पाया जाता है। उसके बाद में लैक्टिक एसिड, तो आपको मालूम ही, लैक्टिक एसिड हम लोग को सोर मिल्क, जो खट्टा दूध होता है उसमें मिलता है, दही जिसको बोलते हैं, कर्ड, इसमें भी पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ऑक्जालिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में, टमाटर में। उसके बाद में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंट्स में, यानी कि चींटियाँ में। जब चींटी आपको काट लेता है हम लोग को तो बहुत जलन महसूस होता है ना, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होता है। तो ये सब चीज़ों को नोट कर लो, एग्जाम में आने वाले मैंने कुछ लिस्टिंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? योजना कमिश्नर यानी प्लानिंग कमीशन परिवर्तन निम्नेर कोनटी काज कोर्च है, यानी कि कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन के बदले में अभी कौन सा कमीशन काम कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑप्शन बी में नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। खैर, अच्छा, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। अच्छा, इसको डिसॉल्व कब किया गया, ख़त्म कब किया गया? तो ये किया गया था 13 अगस्त 2014 को, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में। दरअसल पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, 1950 में इसको गठन कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू लोगों के द्वारा में। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आया, बीजेपी की सरकार आया, तो इसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग का नाम में। ठीक है, और भी कुछ फंक्शंस उसका पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया, तो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और इसको ख़त्म किया गया 13 अगस्त 2014 को। अच्छा, एक खास बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग गूगल करोगे ना कि प्लानिंग कमीशन को कब स्क्रैप किया गया, ख़त्म कब किया गया, तो आपको दिखाएगा 17 अगस्त। ईयर ठीक ही दिखाएगा, 17 अगस्त गलत है। विकिपीडिया में जाके चेक करो, 17 अगस्त दिखाएगा, वो गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए हर चीज़ को आप गूगल करके सही मत मानना, रिलायबल बुक्स फॉलो किया करो। ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करना है, नौकरी पाना है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ख़त्म तो हुआ ये 14 में। तो नीति आयोग का गठन हुआ था, स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये सारे डेट याद रखो। कौन कौन सा डेट? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन गठन हुआ, 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन करता क्या था मालूम है काम? वो 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाने का काम यही करता था। जितना भी इकोनॉमिक प्लानिंग होता था पूरा हमारे भारतवर्ष में, तो यही वो काम को क्या करता था। एक और बात पूछ सकता है कि नीति आयोग का एट प्रेजेंट में वाइस चेयरमैन कौन है? आप लोग सोच रहे होगा तो चेयरमैन नहीं पूछेगा, चेयरमैन होता है ऑलवेज इसका प्रधानमंत्री जी, ये सभी को जानते हैं। तो वाइस चेयरमैन को पूछता है, तो वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है एट प्रेजेंट, राजीव कुमार। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान को 35A धारा कुन राज्य संघ संबंधित छ। तो 35A धारा
जम्मू एंड कश्मीर के साथ संबंधित 6 तो नहीं बोलेंगे आप ये, क्योंकि 35A और जो वहाँ का स्पेशल आर्टिकल है उसको अब एब्रोगेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया, तो ये क्वेश्चंस अब बन भी सकता है पास्ट टेंस लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 सालेर शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक कोथाय अनुष्ठित होइछिलो। विंटर ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। देखो, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक तो इस बार ही हो रहा है, हुआ अभी जुलाई अगस्त में। तो विंटर ओलंपिक के बारे में बता दो। पहले इसका आंसर बता लेते हैं तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में 2018 में हुआ था। करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट अब कब होगा? 2022 में होगा। तो 2022 में कहाँ होगा विंटर ओलंपिक, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये होगा बीजिंग में, चाइना का जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर होगा। ठीक है, ये याद रखो। अच्छा, सबसे पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला विंटर ओलंपिक हुआ था 1924 को। दरअसल समर ओलंपिक तो 1896 में ही हो गया था। तो मतलब उस वक्त तो समर ओलंपिक नहीं बोलेंगे, खाली ओलंपिक बोलेंगे, मॉडर्न ओलंपिक। वैसे तो ये BC से ही शुरू था, यानी कि ग्रीस का एथेंस नामक शहर में, ये ग्रीस का ओलंपिया नामक शहर में हुआ था, BC में ही, यानी कि एंशिएंट टाइम से ही हो रहा था। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये 1896 में एथेंस से शुरू हुआ। तो पहले ओलंपिक गेम्स को किया गया समर ओलंपिक ही था एक तरह से, वो उसका सक्सेसफुल को देखकर बाद में 1924 में विंटर ओलंपिक को भी शुरू किया गया। तो 2022 में बीजिंग में होने वाला है, इस चीज़ को आप याद रखो, पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? होताम प्याचा नाम को परिचित। अच्छा, होताम प्याचा कौन सा, यहाँ पर सभी बंगाली राइटर्स का नाम है। कौन सा राइटर को होताम प्याचा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये काली प्रसन्न सिंह, एक बंगाली ऑथर हैं। और इनका खास बात अगर बात करें तो जो महाभारत है ना, महाभारत का इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया था, बंगला ट्रांसलेशन किया था। तो इसके लिए ये बड़ा फेमस है। काली प्रसन्न सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, होतम प्याचा नाम से। सो थैंक यू वेरी मच। ये हम लोगों ने रिवीजन, लास्ट रिवीजन के लिए किया क्वेश्चन आंसर्स जीके के लिए। होपफुली ये आपके मदद करेगा आपके एग्जाम्स में, जो होने वाला एग्जाम है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय बांग्ला।